हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कमर्शियल बैंक, जिसमें हम लोगों ने उसका डेफिनेशन डिस्कस किया था। कमर्शियल बैंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस एज वेल एज डिफरेंट टाइम पीरियड। हमने देखा कि कमर्शियल बैंक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है फंड्स को रेज करने का। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पर्पस होते हैं, उस पर्पस को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो है वो लोन लेता है। कहाँ से? कमर्शियल बैंक से। और कमर्शियल बैंक डिफरेंट पीरियड के लिए भी लोन अवेलेबल करवाता है। डिफरेंट पीरियड के लिए लोन क्यों अवेलेबल करवाता है? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है वो डिफरेंट होता है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट के लिए भी हमें अलग अलग फंड्स, अमाउंट ऑफ फंड जो है वो अलग अलग चाहिए। सो डैट इसी प्रकार जो कमर्शियल बैंक है वो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए भी लोन अवेलेबल करवाता है। कमर्शियल बैंक जो है वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल ग्रांटिंग लोन्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, ये जो है वो उसका फंक्शन है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने कमर्शियल बैंक के देखे थे, SBI एंड PNB, और भी है एग्जाम्पल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन को देखा था, इस वीडियो में हम मेरिट्स एंड लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। नंबर 1 इज इकोनॉमिकल। ओके, बैंक लोन इज़ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। बैंक से अगर कोई व्यक्ति पैसा लेता है या लोन लेता है तो उस पर जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो कम होगा अगर हम अदर सोर्सेज के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स को लाते हैं। अगर एक बिज़नेस जो है वो बैंक के पास जाता है और लोन के लिए अप्लाई करता है तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो उसे पूरा करना होता है। आफ्टर दैट जब बैंक लोन देता है तो सोर्स फाइनेंस जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है एंड नो एक्सपेंसेस इज़ इनकर्ड, और उसके लिए कोई भी एक्सपेंसेस यानी बहुत सारे खर्चे नहीं करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग कोई शेयर इशू करते हैं तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से हम अवेयर करवाते हैं पब्लिक को। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बैंक में नहीं होता है। इज़ नो इनकम ऑन अंडर राइटिंग और इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कमर्शियल बैंक में इंक्लूड नहीं होती हैं। कमर्शियल बैंक या बैंक के माध्यम से लोन जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है और चीपर सोर्स है, यानी बहुत कम खर्चीला है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना होता है। अगर हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे या कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा तो प्रोस्पेक्टस के लिए भी उसे बहुत सारा प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा, फिर वो एक टाइम पीरियड देगा, मीन्स की नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के हम जनरल पब्लिक के थ्रू डिपॉजिट करवा पाएंगे, फंड्स को रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन बिजनेस सिक्रेसी। अब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बिजनेस की सिक्रेसी को मेंटेन किया जाए। हर बिजनेस का एक अपना सीक्रेट होता है और वो ये चाहता है कि मैं अपने सीक्रेट को डिस्क्लोज नहीं करूं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ये चाहेगा कि मैं अपने सीक्रेसी को डिस्क्लोज नहीं करूं तो वो हर उस काम को परफेक्ट करने का प्रयास करेगा या दूसरों से छुपा कर करने का प्रयास करेगा, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोन लेते हैं या अपने बिजनेस में हम फंड्स ला रहे हैं अदर सोर्सेज को अपना करके, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इक्विटी इशू किया या शेयर इशू किया है, तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जब इंक्रीज़ करने लगेंगे तो यहाँ पे जो सिक्रेसी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट है वोटिंग करने का, राइट है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, डिसीजन मेकिंग का पावर है उनके पास। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जब इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो उस समय जो सिक्रेसी है वो मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वही ऑर्गेनाइजेशन
कमर्शियल बैंक के पास जाता है और लोन के लिए अप्लाई करता है और कमर्शियल बैंक लोन अप्रूव कर देता है, तो उसे अपने कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ देना होता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बस वहीं तक सीमित होता है, या उसे उन सारे इन्फॉर्मेशन को या डे टू डे एक्टिविटी को उनको जा कर के बताना नहीं पड़ता है। ओके, हम लोगों ने लास्ट में देखा था जब पब्लिक डिपॉजिट करता है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जब लोन अप्रूव किया जाता है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो टाइम टू टाइम सारा इन्फॉर्मेशन अपने इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करवाता है उसी ऑर्गेनाइजेशन का। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक एक एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है उस पर कौन नज़र रख रहा है, कौन सुपरवाइज कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो वहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर हम सीक्रेसी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक अपने रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके अपॉइंट नहीं करता है। ओके, बैंक ये काम नहीं करता है। द सीक्रेसी ऑफ बिजनेस कैन बी मेंटेन, बिजनेस का जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहता है किसके अंडर, अगर हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं या बिजनेस जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन लेगा। और बिजनेस कैन बी मेंटेन एज इंफॉर्मेशन सप्लाई टू द बैंक बाय द बोरोवर इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। जो बैंक, जो कंपनी के द्वारा या बिजनेस के द्वारा जितना भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, अगर वो बैंक को सप्लाई कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बैंक तक ही सीमित रहेगा। बैंक उस इन्फॉर्मेशन को किसी और को पास आउट नहीं करेगा, क्योंकि वो बैंक का एक काम ये नहीं कि वो दूसरे के इन्फॉर्मेशन को किसी और को सप्लाई करे, क्योंकि नंबर ऑफ बिजनेसमैन जो हैं वो बैंक के पास जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं और बैंक उनके पर्पस को देख करके डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए लोन अवेलेबल करवा देता है। तो बैंक जो है वो सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखता है, सीक्रेट रखता है। इसी कारण जितने भी बिजनेसमैन हैं वो प्रिफर करेंगे कि हमें बैंक के पास जाना चाहिए। ओके, एक तो इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसमें हमें प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करना होता है, इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस के द्वारा सप्लाई किया जाता है बैंक को, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, सीक्रेट रहता है, बैंक किसी और को पास आउट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लेस फॉर्मेलिटीज़। इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ है या जो प्रोसीजर है वो बहुत ही थोड़ा है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो प्रोसीजर है या फॉर्मेलिटीज़ है बिल्कुल भी नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ हैं बट उतनी ज़्यादा नहीं है जितना हमें अदर सोर्सेज में फॉर्मेलिटी को पूरा करना होता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोसीजर को अपनाया था या बहुत सारे प्रोसीजर को या फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया था, उसमें बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किया जाता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर। बैंक लोन कैन बी ईजिली रेज्ड। ओके, बैंक लोन आराम से कंपनी जो है वो रेज कर सकता है एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर फॉर्मेलिटीज़। इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ है वो नहीं करना पड़ता। अब कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हम अदर में करते हैं और इसमें नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल शेयर्स की बात करें तो हम लोग उसमें प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, तो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अंडर राइटिंग ये बैंक के पास या बैंक से जब हम लोन लेते हैं या बिजनेस लोन लेता है तो उस समय उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ईजिली अपना काम पूरा कर सकता है लेस फॉर्मेलिटीज़ के द्वारा। नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 4, फ्लैक्सिबल सोर्स। इट इज़ अ फ्लैक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, ये फाइनेंस का फ्लैक्सिबल सोर्स है। बैंक प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस टू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एज व्हेन दे नीडेड। कहने का मतलब है जो बैंक जो है वो असिस्ट करता है बिजनेस को, कैसे असिस्ट करता है, फाइनेंस को प्रोवाइड करवा करके। किसको प्रोवाइड करा के, फंड्स को प्रोवाइड करा करके, व्हेन नीडेड बाय इट, जब उसको ज़रूरत होगा। अब फंड्स की आवश्यकता किसे है, तो बिजनेस को है। तो बिजनेस को जब भी पैसे की आवश्यकता होगी, फंड्स की आवश्यकता होगी,
तो बिजनेस को कौन प्रोवाइड कराएगा? बैंक प्रोवाइड कराएगा। लोन कैन ऑल्सो बी रीपेड व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ फंड्स। ओके, अगर मान लेते हैं कि बिजनेस ने लोन लिया और उसे अभी आवश्यकता नहीं है, लोन कैन ऑल्सो बी रीपेड, रीपेड किया जा सकता है व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ फंड्स। अगर फंड्स की आवश्यकता नहीं है तो उसने पैसा लिया और फिर वो उसे रिटर्न भी कर सकता है। तो एज पर द पर्पस वो लोन लिया था, लेकिन जब उस पर्पस को ही वो नहीं करेगा या हो सकता है उसने ड्रॉप कर दिया आइडिया, तो अब उसका तो पर्पस रहा नहीं। अब उस पैसे को वो क्या करेगा? एक ये है कि वो किसी और जगह इन्वेस्ट कर दे। अगर नहीं कर रहा है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो बैंक को पैसा रिटर्न कर दे या रीपेड कर दे। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशंस। सो लेट्स सी द डीमेरिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जहाँ पर कमर्शियल बैंक के कुछ मेरिट्स पॉइंट्स हैं, उसी तरह कुछ डीमेरिट्स भी हैं। लेट्स सी पॉइंट नंबर 1, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। बैंक लोन इज जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड। बैंक लोन जो जनरली होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अभी हम देखते हैं कि कुछ बैंक्स हैं वो लॉन्गर पीरियड के लिए भी लोन अवेलेबल करवाते हैं, बट वो केसेस जो हैं वो थोड़े हैं। अभी भी आप देखोगे तो जो बैंक जो है वो जनरली अवेलेबल करवाता है लोन को फॉर शॉर्ट पीरियड एंड इट इज़ अनसर्टेन। वो अनसर्टेन है एंड डिफ़िकल्ट टू एक्सटेंड। थोड़ा सा कठिन है या मुश्किल है उस चीज़ को एक्सटेंड करने में और रिन्यू करने में। ओके, एक्सटेंड और रिन्यू द लोन। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 2, डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा कठिन है। द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग बैंक लोन इज़ डिफ़िकल्ट एज बैंक ऑफन मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन। थोड़ा सा कठिन इसीलिए है क्योंकि जो बैंक है वो तभी लोन आपको देगा या बिजनेस को प्रोवाइड करेगा जब वो इंफॉर्मेशन का डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन वो किस चीज़ का करेगा? अब बिजनेस मैन जो है वो बैंक के पास जाएगा और बताएगा कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा पर्पस है, मुझे इतने समय के लिए लोन चाहिए और इतना अमाउंट चाहिए। ओके, उसने अपना बिजनेस का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब जब बिजनेसमैन ने बैंक को जब सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया तो अब बैंक क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जाएगा और बोलेगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ये बिज़नेस चला रहा हूँ, मुझे इतना लोन चाहिए, तो बैंक ने बोला हाँ ठीक है आप अभी लोन ले लो। ये नहीं होता है। जब बिजनेसमैन बैंक के पास जाता है और वो इन्फॉर्मेशन देता है अपना और अपने बिजनेस का, बिजनेस के पर्पस का, अमाउंट का, तब वो बैंक सारे डिटेल्स का इन्वेस्टिगेशन करता है कि वो जो व्यक्ति जितना इन्फॉर्मेशन देकर गया है वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर ऐसा ही बैंक करते रहे बिना इन्वेस्टिगेशन के, सबको लोन पास आउट करता रहे या सबका लोन सैंक्शन कर दे, तो वो बैंक के लिए बर्डन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी हैं जो बैंक को धोखा दे देते हैं या बैंक का पैसा लेकर के वो लोग कहीं और चले गए, फिर बैंक उनको ढूंढता रह जाएगा। तो ऐसा नहीं हो या बैंक को लॉस नहीं हो, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना अनिवार्य है। तो जब बैंक ये इन्वेस्टिगेशन करता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्रोसीजर जो है थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है। अबाउट दी कंपनी, कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करता है। कंपनी का इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी? कंपनी कितने समय से है, कंपनी ने कितना क्या उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसका मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, वो कौन से प्रोडक्ट को सेल आउट करता है या कौन से सर्विसेज को वो प्रोवाइड करता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है एंड मे ऑल्सो आस्क फॉर सिक्योरिटी। और फिर वो क्या बोलता है कि आपको सिक्योरिटी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा बैंक को जब बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। बैंक तो ऐसा है नहीं कि किसी को भी लोन प्रोवाइड कर दे, लेकिन लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बदले में उसको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी क्यों चाहिए? हो सकता है कि बैंक का पैसा वो रिटर्न ना कर पाए, तो फिर बैंक क्या करेगा? रिकवर कहाँ से करेगा? सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स एंड पर्सनल श्योरिटीज़। आप क्या करोगे या बिजनेस क्या करेगा? अपने एसेट्स को वहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर दे देगा, जो बिजनेस का सिक्योरिटी है। क्योंकि बैंक से लोन कौन ले रहा है? बिजनेस ले रहा है। तो बिजनेस जब बैंक के पास जाएगा या बिजनेसमैन जाएगा तो वो बिजनेस के एसेट्स को ही वहाँ पे मॉर्गेज करेगा।
सिक्योरिटी के तौर पर रखेगा। अगर हो सकता है कि बैंक से पैसा लेने के बाद उसका पैसा या उसका जो आइडिया था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर्पस जो है वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, फेल कर गया वो, तो यहाँ पर जो उसका रिकवरी है वो बैंक कहाँ से करेगा? उसी एसेट्स के माध्यम से करेगा, उसी सिक्योरिटी के से ही वो अपना अमाउंट को रिकवर करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, रिस्ट्रिक्टिव क्लाउजेस। कुछ क्लाउजेस जो हैं जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। ओके, इम्पोज करने का मेन कारण ये है कि बैंक से जो पैसा उसने लिया है वो बस ऐसे ही कहीं वेस्ट नहीं कर दे। समटाइम्स बैंक ऑल्सो इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, कभी कभी जो बैंक है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन द बोरोवर्स। किस पे लगाता है? जो बोरोवर्स होंगे। बोरोवर्स कौन होंगे? जो बैंक से जिन्होंने लोन लिया होगा वही तो बोरोवर कहलाएंगे, है ना। तो फिर बैंक क्या करेगा? कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ मॉर्गेज गुड्स। तो बैंक ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि बिजनेस ने जो मॉर्गेज के तौर पर या सिक्योरिटी के तौर पर जिस एसेट्स को बैंक को दिया है या मॉर्गेज के तौर पर जिस एसेट्स को दिया हुआ है वो एसेट्स को वो सेल नहीं कर सकता। अगर उसने सेल कर दिया तो ऑथोरिटी जो है उस एसेट्स का वो किसी और के पास चला गया। तो जब पावर जो है उस एसेट्स का किसी और के पास चला जाएगा तो फिर बैंक उसको सेल कैसे कर पाएगा? तो कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो बैंक लगाता है ताकि फ्यूचर में बैंक को कोई लॉस बेयर ना करना पड़े। बैंक अपने आप को सिक्योर करना चाहता है क्योंकि जो बोरोवर्स होते हैं उन्होंने उस एसेट्स को सेल आउट कर दिया, अब बेचारा बैंक जो है वो कहाँ से रिकवर करेगा? तो कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने का कारण होता है कि जो बिजनेस है वो वैसी एक्टिविटी परफॉर्म ना करे जिससे उसको भी नुकसान हो एज वेल एज बैंक को भी नुकसान हो। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेड क्रेडिट। ओके, ट्रेड क्रेडिट क्या है और अगर इसके माध्यम से कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस में फंड्स को अवेलेबल करवाता है तो उसको कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो अप करना पड़ता है या कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है या बिल्कुल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, किस बेसिस पर ट्रेड क्रेडिट में किसी भी बिजनेस के पास फंड्स अवेलेबल होता है या जो वो चाहता है वो अवेलेबल हो जाता है। सो लेट्स सी, ट्रेड क्रेडिट इज़ द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय। अब ट्रेड क्रेडिट वो क्रेडिट है जो एक्सटेंडेड होता है बाय वन ट्रेडर, एक ट्रेडर के द्वारा अनदर ट्रेडर को। यानी एक ट्रेडर क्या देगा? क्रेडिट देगा, किसको देगा? अनदर ट्रेडर को। तो यहाँ पर जो क्रेडिट मिल रहा है, उधार पे जो सामान मिल रहा है या फंड्स मिल रहा है वो एक ट्रेडर के द्वारा दूसरे ट्रेडर को दिया जा रहा है। ओके, या ये कह सकते हैं जो एक बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस को दे रहा है फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ट्रेडर जो है वो दूसरे ट्रेडर को क्रेडिट पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा है या वो परचेस कर रहा है किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को। ओके, इट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लायर विदाउट एन इमीडिएट पेमेंट। अब जो सप्लायर है, ओके, इट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ सप्लायर विदाउट एन इमीडिएट पेमेंट। अब जो सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है? किसी न किसी बिजनेस को वो सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है एक बिजनेस को और जो सप्लायर है वो उसे सप्लाई करेगा। लेकिन ये होता है ट्रेड क्रेडिट में, जो बिजनेस है वो तुरंत ही उसे पैसा नहीं दे देता है। जो सप्लायर है वो क्रेडिट पर अपना प्रोडक्ट देता है, अपने गुड्स को अवेलेबल करवाता है किसे? एक ट्रेडर को। यानी एक ट्रेडर ने दूसरे ट्रेडर से एक प्रोडक्ट परचेस किया और वो जो प्रोडक्ट परचेस करेगा वो क्रेडिट पर होगा। यानी अभी जो उसका पेमेंट है वो कैश पे भुगतान नहीं किया गया है, पेमेंट अभी पेंडिंग है। ओके, इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म। अगर हम बात करते हैं कि ये कैसा फाइनेंसिंग है या कितने टाइम पीरियड के लिए है, तो इट इज़ कॉमनली यूज़ किया जाता है सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फॉर पीरियड रेंजिंग अप टू 15 days
टू 90 डेज। ओके, 15 दिनों से लेकर के 90 दिनों तक का ये ट्रेड क्रेडिट होता है। तो ये शॉर्ट पीरियड में हो गया, शॉर्ट टर्म में हो गया, तो ये कहलाया शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तो यहाँ पर जो एक ट्रेडर है वो ईजिली अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया गया है, बर्डन नहीं है। वो ईजिली अपने क्रेडिट किसी भी गुड्स को या सर्विस को वो परचेस कर सकता है क्रेडिट पर, वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, और जब वो उसी गुड्स के माध्यम से प्रॉफिट कमाएगा तब वो प्रॉफिट से ही अपने जो प्रोडक्ट उसने क्रेडिट पर लिया है वो उसका भुगतान कर देगा। तो 15 दिनों से लेकर के 90 दिनों तक, 15 डेज टू 90 डेज, तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं चार्ज की या रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ का वर्णन नहीं है। ईजिली एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये किस पे बेस्ड है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। एंड गुडविल ऑफ बायर्स, जो बायर है, जो खरीदार है, जिसने खरीदना है वो कौन होगा? वो बायर होगा। तो बायर के गुडविल पर भी डिपेंड करता है। क्यों गुडविल पर डिपेंड करता है? क्यों उसे सप्लायर ऐसे ही सप्लाई क्यों नहीं कर देता है? क्योंकि सप्लायर देखता है कि जो मुझसे परचेस करने के लिए आया है क्रेडिट पर कोई भी गुड्स को या सर्विसेज को, क्या उसका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, क्या उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है। अगर मान लेते हैं कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा था लेकिन एक आध साल में उसने उतना प्रॉफिट अर्न नहीं किया, तो अब उसे पैसे की आवश्यकता है, तो कोई भी ट्रेडर जो है वो उसे सप्लाई कर सकता है प्रोडक्ट, क्योंकि उसका जो लंबे समय से गुडविल था वो अच्छा था, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वो बहुत अच्छा था, लेकिन एक आध साल में अगर उसने प्रॉफिट नहीं कमाया, फंड्स की आवश्यकता हो गई, तो उसे सप्लाई किया जा सकता है। गुडविल की अगर बात करते हैं तो गुडविल जो है वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। गुडविल को बनाना पड़ता है, रेपुटेशन को बनाना पड़ता है, एक समय लगता है, एक टाइम लगता है। उस टाइम में जो एक बिजनेस है वो अपना गुडविल मार्केट में डेवलप करने का प्रयास करता है, एक अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करके, एक अच्छी सर्विसेज सप्लाई करके, तब जा कर के मार्केट में उसका गुडविल क्रिएट होता है। तो डिपेंड करता है कि उस बायर का गुडविल कैसा है एंड कस्टम ऑफ ट्रेड, और ट्रेड का जो कस्टम है वो कैसा है, ये भी डिपेंड करता है। तो पहले हम लोगों ने देखा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में, दूसरा हम लोगों ने देखा कि उस जो बायर है उसका गुडविल कैसा है और ट्रेड का कस्टम क्या है। ये तीनों को अगर हम बेस बनाते हैं तभी ट्रेड क्रेडिट हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आज हम एक ट्रेडर के पास गए और बोले कि आप हमें क्रेडिट पर कोई भी सामान दे दो, या जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो भी है वो तभी आपको दे पाएगा जब उस बिजनेस का या उस ट्रेडर का गुडविल या फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा अच्छा होगा और उसका मार्केट में कुछ ना कुछ रेपुटेशन होगा, लोग उसके बारे में जान रहे होंगे, उसके बिजनेस के बारे में जान रहे होंगे, उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसके बारे में जान रहे होंगे। ओके, ट्रेड क्रेडिट अपेयर्स इन द रिकॉर्ड ऑफ द बायर्स। ट्रेड क्रेडिट कहाँ अपेयर होता है, कहाँ रिकॉर्ड होता है? तो रिकॉर्ड किया जाता है बायर्स ऑफ गुड्स एज सैंड्री क्रेडिटर्स, ओके, और अकाउंट पेबल। तो ट्रेड क्रेडिट अपेयर होता है रिकॉर्ड में, अपेयर इन द रिकॉर्ड ऑफ बायर ऑफ गुड्स, क्या? एज सैंड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल के नाम से। नेक्स्ट, द वॉल्यूम एंड द पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन का या एक्सटेंड करने का किस चीज़ को, क्रेडिट को, तो वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं अबाउट द एक्सटेंशन।
ट्रेड एक्सटेंडेड। नंबर 1 इज रेपुटेशन ऑफ परचेजिंग फर्म। जो फर्म परचेज किया है प्रोडक्ट, जिस फर्म के द्वारा परचेजिंग किया गया है वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज, उसका रेपुटेशन कैसा है ये भी डिपेंड करेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो सप्लाई कर रहा है, जो सप्लायर है वो बिना रेपुटेशन के या बिना गुडविल के ही अपने प्रोडक्ट को उस कंपनी को दे देगा या उस फर्म को दे देगा जिसका मार्केट में रेपुटेशन ही नहीं हो, जिसने मार्केट में उतना अच्छा गुडविल नहीं बनाया हो कि लोग उसके बारे में जान रहे हो। लोग यही जानते हैं कि जब भी वो मार्केट में गुड्स को सप्लाई करता है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसका डिफेक्टिव निकल जाता है, या क्वालिटी जो है वो उतना अच्छा नहीं होता है, या वो प्राइस ज़्यादा ले रहा है। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि ट्रेड क्रेडिट को एक्सटेंड कैसे किया जाए। अगर ये होता है कि मार्केट में गुडविल उसका अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, लेकिन वो किसी कारण अगर सप्लाई नहीं कर पाए या ट्रेड क्रेडिट का भुगतान नहीं कर पाया, तो हो सकता है जो सप्लायर है वो थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दे, क्योंकि उस कंपनी या फर्म का मार्केट में गुडविल या रेपुटेशन अच्छा है। तो ये रेयर टू रेयर केस में होता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जितना टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के अंदर ही ट्रेड क्रेडिट का जो भुगतान है वो कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कंपनी किसी कारणवश वो अपना भुगतान नहीं कर पाया, तो नहीं कर पाए तो फिर फर्म पर सप्लायर जो है वो देने से पहले वो देखेगा कंपनी का रेपुटेशन। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सेलर। सेलर का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, अच्छा है या बहुत अच्छा है या एवरेज है, वो भी डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ परचेज टू बी मेड बाय द बायर। बायर जो परचेज करेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका किस साइज़ का होगा, कितना क्वांटिटी या किस हिसाब से वो परचेजिंग करेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट। जो पिछला पेमेंट उसने किया है उसका रिकॉर्ड कैसा है। तो पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब ये देखना है कि वो कंपनी या वो फर्म जिसने उधार लिया है, सप्लायर ने क्रेडिट पर उसे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया है या जो मटेरियल अवेलेबल करवाया है, उस कंपनी का पास रिकॉर्ड कैसा है। क्या उसने पिछली बार जब परचेज़ किया था तो समय पर भुगतान किया था, या किसी और सप्लायर से उसने परचेज़ किया था, क्या उस सप्लायर को उसने समय पर भुगतान किया था या पेमेंट किया था। तो पास्ट का रिकॉर्ड अगर हम चेक करेंगे या जो सप्लायर चेक करेगा तभी वो एनालाइज कर पाएगा या किसी निष्कर्ष पर या कंक्लूजन पर पहुंच पाएगा कि हमें ये ट्रेड क्रेडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें इस फर्म को फंड प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि पास्ट का रिकॉर्ड उसका कैसा है। हम हर इंडिविजुअल पर्सन के बारे में अगर जानने का प्रयास करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर उसने किसी से लोन लिया है या कुछ बोरो किया है तो क्या उसने समय पर चुकाया है या नहीं चुकाया है। सोसाइटी में उसका रेपुटेशन कैसा है, सोसाइटी में उसका गुडविल कैसा है, जिस लोकेलिटी में वो रह रहा है उस लोकेलिटी में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर हम फर्म के बारे में बात करेंगे या बिज़नेस के बारे में बात करेंगे कि बिज़नेस भी उसी सोसाइटी में रन हो रहा है, बिज़नेस भी इसी सोसाइटी से ही बहुत सारे रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को वो अपने बेनिफिट्स के हिसाब से यूज़ कर रहा है। तो इस बिज़नेस का इसी सोसाइटी में रेपुटेशन कैसा है या उसका पास्ट का रिकॉर्ड कैसा है। तो अगर रिकॉर्ड की बात करें तो हम बेसिकली इसमें पेमेंट की ही बात करेंगे, क्योंकि बिज़नेस जो है उसने अगर बिज़नेस करना है तो दो चीज़ होगा, या तो वो सेल करेगा या परचेस करेगा। तो दोनों में ही कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। जब पैसा इन्वॉल्व होता है तो पैसा जब पे करने की बारी आती है तो उसमें वो कैसा है, क्या उसने अपने सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट किया या नहीं किया। देन आफ्टर डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में जो कंपटीशन है वो कैसा है, क्या वो मार्केट के कंपटीशन में सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वो प्रयास कर रहा है बट स्टिल
कुछ कारणों से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अगर कोई थोड़ा सा हेल्प कर दे सप्लायर तो हो सकता है वो बूम कर जाए, वो अच्छा कर जाए। तो मार्केट में जो कंपटीशन है वो उसमें सरवाइव कैसे करेगा, उसका उस मार्केट में रेपुटेशन एज वेल एज गुडविल कैसा है, ये भी डिपेंड करता है। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट में जो डिस्कस किया वो ट्रेड क्रेडिट किया। अब ट्रेड क्रेडिट के लिमिटेशंस हैं और मेरिट्स है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।